शुभ संध्या सभी एस्पिरेंट्स को। आप सभी का स्वागत है घटना चक्र बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की सीरीज में। आज इस सेशन का लेक्चर तीसरा है। हम लोग ऑलरेडी 50 प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। 51 प्रश्न संख्या 51 से आज इस सेशन की शुरुआत करते हैं, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। 51वें प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं 51वें प्रश्न से। कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव, नरसिंहदेव, विजयदेव या हरिदेव, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है नान्यदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव 1097 से 98 ईस्वी थे। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का जो शासनकाल है वो 1097 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। मैं आप सभी को बता दूं कि घटना चक्र बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का जो ये सीरीज है, ये उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा जो भी बीपीएससी, बीएसएससी या बिहार के अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहें, मेरे वीडियो उसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहे। मैं आपको बता दूं कि घटना चक्र बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की जो सीरीज़ है ये डेली 8 PM तक अपलोड हो जाती है, और जो जेपीएससी की वीडियोस हैं वो 6 बजे शाम तक अपलोड हो जाती है, और जो डेली करंट अफेयर के वीडियोस हैं वो सुबह 4 बजे अपलोड कर दी जाती हैं। इसलिए इस चैनल से जुड़े रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 52 पर। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? एक मिनट। अब हम लोग प्रश्न संख्या देखते हैं 52 कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन है हरि सिंह, राम सिंह, मति सिंह या श्याम सिंह, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है हरि सिंह। कर्नाट वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था हरि सिंह, और कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो आपको कभी ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि पंजी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा हरि सिंह देव ने। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 53 पर। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? ठीक है, प्रश्न संख्या 53 पर आते हैं कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। इसका सही उत्तर है धर्मशास्त्र के समय में। ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, या धर्मशास्त्र के समय में। इसका सही उत्तर है धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां तथा यथा अंबस्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है। पाणिनि ने कितने प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है? तो 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है। एक है निर्वसित और दूसरा है अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही जो है अस्पृश्य माने जाते थे। यानी कि आप लोगों ने पहले भी जाना होगा कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत। तो जो निर्वसित है इन लोगों को अस्पृश्य माना जाता था, यानी कि छुआछूत के दृष्टिकोण से देखा जाता था। अब हम लोग आते हैं कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध में, पाटलिपुत्र में,
कश्मीर में या राजगृह में? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति सभा जो है वह कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। यह प्रश्न भी बहुत बार बीपीएससी पूछता है कि बौद्ध धर्म की अंतिम संगीति जो है वो कहाँ हुई थी, तो कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी, तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विभाषा शास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक जो है वो अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता जो है वो महाकश्यप ने की थी और द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों पश्चात वैशाली में हुई थी और इसके अध्यक्ष जो है वो थे आचार्य सावकमीर, यानी कि सर्वकामिनी भी उनका नाम था, सर्वकामिनी थे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 55 में कि प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, महाकश्यप, संघरक्ष या पार्श्वक या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महाकश्यप। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 56 प्रश्न संख्या 56 पर कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु के बाद हुई थी। राजगीर में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। इसका सही उत्तर है राजगीर में। अभी ऊपर ही इस चीज को हमने डिस्कस किया है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 57 पर कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। स्तंभ 1, स्तंभ 2, जन्म कहाँ हुआ, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, प्रथम वचन कहाँ हुआ और निधन कहाँ हुआ। ठीक है, आपको पता होगा कि इनका जो जन्म है वो लुम्बिनी गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। तो ये लुम्बिनी जो है ये हो जाएगा इनका जन्म। इनकी जो ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुई थी। प्रथम प्रवचन इनका कहाँ हुआ था, तो सारनाथ में इनका प्रथम प्रवचन हुआ था। और उसके बाद इनका निधन कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, ये हुआ था कुशीनगर में। ठीक है, आप इसका मिलान कर लेंगे। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। काशी के ऋषिपत्तन सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश यानी कि जिसको कि धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं दिया एवं कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 58 पर बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, महावीर स्वामी को, गौतम बुद्ध को, सिमंदर स्वामी को या पार्श्वनाथ स्वामी को, या उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। आप सभी को पता है कि गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 59 पर आते हैं कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया या गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। तो आप सभी को पता है कि गौतम बुद्ध को यहाँ क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध पैदा कहाँ हुए थे, तो लुम्बिनी वन में हुए थे, कपिलवस्तु में। और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। और गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वो कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण
सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी BC में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं-6वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर जो है वो पूरी तरह से ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल बना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 60 पर, कि प्रश्न संख्या 60 को हम लोग देखते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? प्रश्न है आपका, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या हर्ष? इसका सही उत्तर है कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया, और महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा इसी वक्त से क्या हुई? प्रारंभ हुई। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 61 पे, कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली, एथेंस, स्पार्टा या पाटलिपुत्र? इसका सही उत्तर है क्या? वैशाली। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहां महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहां वज्जी तथा मल्ल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी जो है वो सर्वाधिक शक्तिशाली थे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 62वें प्रश्न पर, कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में या संयुक्त निकाय में? तो आप सभी को पता है कि इसका उत्तर होगा अंगुत्तर निकाय। महाजनपद किसमें का उल्लेख किसमें मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, यानी कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 का अर्थ होता है 16। इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। ये हैं 1 अंग, 2 मगध, 3 काशी, 4 कौशल, 5 वज्जी, 6 मल, 7 चेदी, 8 वत्स, 9 कुरु, 10 पांचाल, 11 मत्स्य, 12 सूरसेन, 13 अस्मक, 14 अवंती, 15 गांधार एवं 16 कंबोज। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक दक्षिण भारत में स्थित था। जन व सब सूत्र में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, यानी कि जो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है उसमें भी 16 महाजनपदों की ही सूची मिलती है, किंतु वहां नाम जो है वो कुछ भिन्न प्रकार से हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 63 पर, कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है मौर्य, कुषाण, गुप्त या पाल? इसका सही उत्तर है गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो गुप्त काल में हुई थी। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़ा गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया, और बाद में बुद्ध गुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 64 पर, कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, रसायन विज्ञान के लिए? इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म दर्शन। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो प्रसिद्ध था किसके लिए? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। यह बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है यहाँ आया था। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 65 पर, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? राजस्व एकत्रित करने हेतु, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु, या स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक? इसका सही उत्तर है सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी। कितनी बातें निर्धारित होती थी? 3 बातें
निर्धारित होती थी। पहला जो है वो है पदाधिकारी का वरीयता क्रम होता था, दूसरा है वेतनमान, और तीसरा है सैनिक उत्तरदायित्व। और सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य के सैनिकों को प्रत्यक्ष भर्ती और रख रखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नकद या जागीर प्रदान की जाती थी। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 66 में। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है, यानी कि एक कथन यानी कि ए है असर्शन, दूसरा है कारण यानी कि रीजन। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए है जो 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, और इसका रीजन दिया है कि महावीर को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को ये कहना, देखिए पहला जो कथन है ये तो सही है और दूसरा जो कथन है यह भी सही है, लेकिन ये जो रीजन दिया हुआ है ये इसका सही एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका कि दोनों असर्शन और रीजन सही हैं और आर जो है वो ए का सही व्याख्या करता है। नहीं, ये उत्तर जो है वो क्या है, गलत है। बी देखते हैं, दोनों ए और आर सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये जो उत्तर है इसका सही है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। नहीं, आर भी सही है और ए गलत है परंतु आर सही है। नहीं, ए भी सही है और आर भी सही है, लेकिन आर जो है रीजन जो इसका दिया हुआ है कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर, वर्तमान में जिसको कि राजगृह के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व जो है वो घटने लगा था। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 67 पर कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 2री शताब्दी या ईसा पूर्व 1ली शताब्दी। इसका सही उत्तर है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी। प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक जो है वो राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था। मगध की राजधानी, अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 68 पर कि मगध की राजधानी कौन सी थी। पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज, राजगृह या चंपा। देखिए इसमें ऑप्शन ई तो दिया नहीं है और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र भी रही है और राजगीर भी रही है। आपको कल के ही सेशन में मैंने लेक्चर में बताया था कि उदयन जो है वो मगध की राजधानी को राजगीर से बदलकर स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र ले गया था। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन और सी जो ऑप्शन है वो दोनों सही है। ठीक है, दिए गए विकल्प में दो विकल्प ए और सी सही हैं। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश जो है वो बृहद्रथ वंश था। इस वंश का पहला राजा जरासंध था जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। और जरासंध के बारे में हमें कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ पढ़ने को मिलता है, तो महाभारत में। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 69 पर कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। ठीक है, पाटलिपुत्र, वैशाली या चंपा या अंग, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या है। अभी आपको इस प्रश्न कि इसके पहले ही हमने अभी डिस्कस किया। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 70 पर कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। मौर्य, शुंग, गुप्त या कुषाण। इसका सही उत्तर है मौर्य वंश। नंद वंश की जो स्थापना है वो शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। उग्रसेन जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया है, दूसरा है पंडुक, तीसरा है पंडुगति, चौथा है भूतपाल, पांचवा है राष्ट्रपाल और छठा है गोविशाणक और सातवां है दस सिद्धक,
8वां है कैवर्त और 9वां है धनानंद। नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के क्या हो गई थी, विरुद्ध हो गई थी, और चारों ओर जो है वो घृणा और असंतोष का वातावरण फैल गया था, व्याप्त हो गया था। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने धनानंद की क्या कर दी, हत्या कर दी और नंद वंश का अंत कर दिया। अतः स्पष्ट है कि विकल्प ए जो है वो सही उत्तर है। ठीक है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, तो मौर्य वंश ने शासन किया। ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 71 पर। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, शूद्रक, विशाखदत्त या अश्वघोष। तो इसका सही उत्तर है विशाखदत्त। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। किससे होती है, मुद्रा राक्षस से। इस ग्रंथ का नाम क्या है, मुद्रा राक्षस। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी में धुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। एक का नाम है देवी चंद्रगुप्तम और दूसरा है अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंधितक अप्राप्य। ठीक है। इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 72 पर कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, महापद्मनंद, धनानंद, सुकल्प या चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही उत्तर है धनानंद। राजा सिकंदर महान के समकालीन कौन था, धनानंद। ठीक है। महापद्मनंद के उत्तराधिकारी की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, धनानंद था, जो सिकंदर का क्या था, समकालीन था। दोनों एक ही काल के थे। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है और भद्रसाल जो है वो उसका सेनापति था। अब हम लोग आते हैं 73वें प्रश्न पर कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का। इसका सही उत्तर है किस चीज का बना हुआ था महल, वो है लकड़ी का बना हुआ था। बिहार के पटना के समीप बुलंदीबाग एवं कुम्भहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाशमय हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो स्पूनर महोदय को है और बुलंदीबाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्भहार से राज प्रसाद के जो है अवशेष वो प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 74 पर कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, चंद्रगुप्त ने, अशोक ने, हर्षवर्धन ने, शिवाजी ने, उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है शिवाजी ने। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, तो शिवाजी ने किया था। शिवाजी ने राज्य के प्रकाशन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इनमें कौन कौन थे, इसमें पेशवा थे, अमात्य थे, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश जो है वो शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे और इनका कार्य जो है वो राजा को क्या था, परामर्श देना मात्र था। इसे कभी भी अर्थ मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता था और प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति क्या था, उत्तरदायी था। अब आज के लेक्चर का आखिरी प्रश्न है 75वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने या कुणाल ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी जो है वो प्राप्त होती है और दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य को दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। आज के घटना चक्र के लेक्चर का जो
घटना चक्र सीरीज का जो लेक्चर है वो आज यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि आपको डेली के वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस जो है वो प्राप्त होती रहे। ये जो वीडियो है वो आपके 68वीं बीपीएससी की परीक्षा में और आगामी बीपीएससी परीक्षा में बहुत ही मददगार साबित होगी। आपको इससे बहुत ही मदद मिलेगा और एक तरह का रामबाण है जो घटना सीरीज है, घटना चक्र का सीरीज। धन्यवाद।